हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रत्नाकर सर आप सभी का टारगेट विद गुरुकुल चैनल में तहे दिल से स्वागत करता हूं। और हम लोग क्लास 12th का जो चैप्टर था हेल्थ एंड डिसीज, जिसको बोलते हैं स्वास्थ्य एवं रोग टॉपिक को लेकर चल रहे थे। जिसमें आई होप हमने आपको इसका फर्स्ट इंट्रोडक्शन क्लास दे दिया था और फिर उसके बाद सेकेंड पार्ट में कुछ रोगों को भी पढ़ाया था ना। जहाँ तक मुझे याद आ रहा है कि आप लोग को निमोनिया रोग तक मैंने पढ़ा दिया था। चलिए, निमोनिया रोग से 2-3 क्वेश्चन पहले हो जाए। तो ये निमोनिया रोग किस अंग को प्रभावित करता है आप लोग? नाक और नहीं भाई, इतना गलत कैसे हो सकते हो? निमोनिया रोग किसको दूषित करता है? किसको भैया? फेफड़े को बोल सकते हैं। किसको करता है? फेफड़े को ना। फेफड़े को। अब फेफड़े क्या होता है, एल्वोलाइल की संरचना में क्या बन जाता है, द्रव भर जाता है, जिससे व्यक्ति सांस नहीं ले पाता है। तो ये रोग मैंने आपको समझाया था निमोनिया। निमोनिया किससे होता था? मैंने बताया था स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी नामक जीवाणु से क्या होता है ना। तो आज पढ़ने से पहले, नए रोगों को पढ़ने से पहले हम लोग ये देख लेंगे कि जीवाणु से होने वाले रोगों को कैसे याद कर लें। एक तो हमको ये पता रहे कि जीवाणु से कौन कौन से रोग होते हैं। जैसे मैंने बताइए आपको बताया था ना कि प्रोटोजोआ से कौन कौन से रोग होते हैं। तो पापा काम पे सोते हैं। पापा काम से पायरिया हो गया था, कालाजार हो गया था, मलेरिया हो गया था, निद्रा रोग हो गया था ना जी। ये सभी रोग किससे हुए थे? मलेरिया किससे हुआ था? प्रोटोजोआ से। ताइए अब हम लोग देखते हैं जीवाणु से होने वाले रोग। बेटा तो पहले इनको एक जीवाणु से होने वाले रोग को समझ लेते हैं ना। जीवाणु से होने वाले रोग ना बच्चे। जीवाणु से होने वाले रोग, इसको याद करना बेटा बहुत ही आसान है। और बड़ा तरीके से इसको एक मैं ट्रिक बता दे रहा हूँ, आप इसको याद कर सकते हैं इस ट्रिक से। क्या ट्रिक है प्यारे, जरा देखते हैं। तो ट्रिक ये कहता है कि आप याद कर लीजिएगा, टिंकू की सीडी पटाखा बनी हैंगो। क्या याद कर लेंगे? टिंकू की सीडी क्या बनेंगे? टिंकू की सीडी पटाखा बनी हैंगो। अगर प्यारे आपको यह लाइन अगर याद है तो आप विश्वास रखिए कि आप जीवाणु से जितने होने वाले रोग हैं उनको आप याद कर लेंगे एक लाइन में। क्या याद कर लेंगे? टिंकू की सीडी पटाखा बनी हैंगो। टिंकू की सीडी पटाखा बनी हैंगो। तो जरा देखते हैं कौन कौन सा होगा बेटा। तो टी से क्या हो जाता है? टी से होता है टिटनेस। क्या होता है? टी से आप लोग को सभी को पता है क्या होता है? टिटनेस। फिर जो टिटनेस होता है, जैसे लोहा लौह अयस्क जैसी चीजें आपके शरीर में गड़ जाते हैं तो क्या होता है? टिटनेस होता है। कू से क्या होता है बेटा? तो कू से होता है कुष्ठ रोग। क्या होता है बेटा? कुष्ठ रोग। लेप्रोसी, जैसे अंग जो क्या होता है, सड़ने लगता है बेटा, जो अंग सड़ता है उसे बोलते हैं क्या? कुष्ठ रोग। कुष्ठ नहीं, क्या होता है? कुष्ठ रोग। और की से बेटा कुछ भी नहीं होता है। सी से क्या होता है बेटा? तो सी से आप याद कर सकते हैं, किसको याद कर सकते हैं? सिफिलिस। क्या होता है? सिफिलिस। सिफिलिस। तो अगर आपसे पूछे सिफिलिस किससे होता है तो सी से। डी से क्या होगा बेटा? तो डी से याद कर लेंगे डिप्थीरिया। क्या होता है बच्चे? डी से याद कर लेंगे डिप्थीरिया। अब पी से क्या होगा बेटा? तो पी से क्या होता है बच्चे? प्लेग। प्लेग बीमारी आई थी ना, महामारी जिसको नाम से जानते हैं। तो पी से क्या हो गया बेटा? प्लेग। पी से क्या हो गया? प्लेग हो गया। टा से क्या हो गया बेटा? ये टा वाले से, इतने वाले से टा से क्या हो गया? टाइफाइड। क्या होता है बच्चे? टाइफाइड को मैंने अभी पढ़ाया था आप लोग को ना। हाँ, टाइफाइड को पढ़ाया था बेटा। और खा से क्या हो गया बेटा? तो क्या होगा? काली खांसी। क्या होगा बच्चे? काली खांसी। ये इससे बना हुआ खा से, काली खांसी। और बेटा उसके बाद क्या होगा बेटा? ध्यान देना। तो काली खांसी हो गया। और ध्यान देना कैसे कैसे याद कर लेंगे। टिंकू की सीडी पटाखा बनी हैंगो। तो टी से क्या होगा? टिटनेस। कू से कुष्ठ रोग। सी से सिफिलिस। डी से डिप्थीरिया। पी से प्लेग। टी टा से क्या होगा? टाइफाइड। और खा से क्या होगा? काली खांसी हो जाएगा। और वहीं बनी से जो लास्ट में बेटा ये शब्द है नी। नी, तो नी से ही क्या होगा बच्चे? निमोनिया। क्या होता है बच्चे? निमोनिया। आपने अभी निमोनिया के बारे में पढ़ा है, निमोनिया के बारे में सब कुछ पढ़ा है, किसको क्या प्रभावित करता है। और गो से क्या होगा बेटा? तो गो से होता है गोनोरिया। क्या होता है? गोनोरिया। गोनोरिया। तो इस ट्रिक से आप देखिए इतने रोग होंगे। और 2 रोग आपको और याद कर लेंगे, हमारी तरफ से याद कर लीजिएगा। एक तो गोनोरिया हो गया बेटा ना, आप याद कर लेंगे यहाँ के तपेदी। क्या याद कर लेंगे बेटा?
तपेदिक या टीबी या क्षय रोग भी किससे होता है? जीवाणु से होता है ना। तो ध्यान देना, तो आप याद कर लेंगे क्या बेटा? हाँ हाँ, एक ठो और याद कर सकते बेटा, इससे क्या हो जाएगा? छूट गया हैजा। तो ध्यान देना, तपेदिक क्या होगा? इसको बोलते हैं क्या? टीबी हो गया। इसी को क्या बोलते हैं बच्चे? इसी को क्षय रोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चे? क्षय रोग बोलते हैं। इसी को बोलते हैं तपेदिक। क्या बोलते हैं? तपेदिक। तपेदिक रोग। तो ये सभी बच्चे जो रोग होते हैं वो किससे हो जाते हैं? तो सभी रोग किससे हो जाते हैं बच्चे? जीवाणु से। किससे हो जाते हैं? जीवाणु से। तो कैसे याद कर लेंगे? अब ये लाइन याद हो जाएगी नहीं हो जाएगा आपको? बताओ प्यारे, ये लाइन याद हो जाएगा? तो क्या कहेंगे? टिंकू की सीढ़ी पटाखा बनी हैंगो। टिंकू की सीढ़ी पटाखा बनी हैंगो। अब यहाँ से अब टी से क्या होगा? टिटनेस। कू से क्या होगा? कोष्ठ रोग। और क्या होगा? सी से क्या होगा? सिफिलिस। डी से क्या होगा? डिप्थीरिया। पी से क्या होगा? प्लेग। टा से क्या होगा? टाइफाइड। खा से क्या होगा? काली खांसी। और ब से कुछ नहीं होता बेटा, ब से कुछ नहीं होगा। नी से क्या होगा? निमोनिया। ह से क्या हो गया? हैजा। गो से हो गया गोनोरिया। अब बचा क्या हमारे पास? टीबी या क्षय रोग या तपेदिक, इसी का एक ही नाम है। ये सारे रोग किससे होते हैं बच्चे? ध्यान देना है, जीवाणु से होने वाले रोग हैं। अच्छा, जीवाणु से याद हो गया ना, तो विषाणु से याद करने की जरूरत नहीं है। जीवाणु से याद हो गया तो विषाणु से याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जीवाणु को छोड़ के जो बाकी होंगे किसका हो जाएगा? जीवाणु याद हो गया, प्रोटोजोआ याद हो गया। चलिए कल मैं आपको कवक भी याद करा दूंगा। क्या करूंगा? कवक भी याद करा दूंगा। तब इसके बाद बचा क्या? विषाणु। विषाणु को इसके अलावा जो छोड़ के होगा सब किसका होगा? विषाणु से होगा। ठीक है, आइए आइए तो आगे पढ़ते हैं। इसमें से कुछ रोग तो मैंने आपको पढ़ाया भी है ना जी। टाइफाइड भी पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया है? नहीं पढ़ाया ना, तो कोई बात नहीं, तो आज पढ़ा देंगे। टाइफाइड नहीं पढ़ाया गया है तो आज पढ़ा देंगे भाई। टाइफाइड पढ़ा देंगे। उसके बाद आपको अतिसार पेचिस पढ़ा देंगे, हैजा पढ़ा देंगे। 3-4 रोग यहाँ से पढ़ा देते हैं जो आपके पेपर के हिसाब से इंपॉर्टेंट है ना। चलिए, तो आप लोग नोट तो कर ही लिए होंगे कि नहीं कर लिए? हो गया। चलिए तो आइए, तो आज का बेटा सबसे पहला रोग डालेंगे आप लोग। आज का सबसे पहला रोग डालेंगे क्या बच्चे? क्या हुआ? ध्यान देना, आज का रोग है बेटा हैजा, या ध्यान देना इसी को क्या बोलते हैं बेटा ना? हैजा या कॉलेरा। तो हैजा या कॉलेरा रोग अगर आपसे पूछा जाए किसको कहते हैं बेटा, तो हैजा या कॉलेरा रोग क्या होता है बेटा? इसी हैजे को ही हम लोग क्या बोलते हैं? कॉलेरा। अब देखिएगा, सबसे पहली बात है, यहाँ से जो लिखवाऊंगा डायरेक्ट आप लिखते जाइएगा। इन सबसे बहुत ज्यादा डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में क्वेश्चन नहीं आएगा, बस आपसे पूछ लेगा क्या क्या समस्या होती है, क्या दिक्कतें होती है ना भैया। तो ध्यान देना, सबसे पहला तो क्वेश्चन बेटा यही पूछा जाएगा कि यह रोग प्यारे आप बता दीजिए कि किस कारण से होता है ना, किससे होता है बेटा। तो सबसे पहली बार अगर देख लेंगे तो विब्रियो कालेरी। क्या बेटा? विब्रियो कालेरी। विब्रियो कालेरी। तो विब्रियो जो कालेरी जीवाणु द्वारा होता है। क्या होता है? विब्रियो कालेरी जीवाणु द्वारा होता है बेटा। पहला पॉइंट क्लियर। किससे होता है बेटा? इसीलिए देखो इसका नाम भी क्या पड़ गया है? कॉलेरा। क्यों? कि कॉलेरी नामक जीवाणु से होता है, इसलिए इसका नाम पड़ गया क्या? कॉलेरा। तो समझ रहे हो ना, आपको पेपर में रटना नहीं है। कॉलेरा आ गया तो समझ रहे हो ना, कॉलेरा आ गया तो क्या करेंगे? विब्रियो कॉलेरा, तो आपका काम हो जाएगा। दूसरी बात, ये जीवाणु को होने के पीछे कारण क्या है बेटा? ये तो हमने देखा विब्रियो कॉलेरा होता है। ये शरीर में पहुंचता कैसे है बेटा? तो जब जीवाणु दूषित भोजन और दूषित पानी द्वारा मनुष्य के शरीर में फैल जाता है। मान लीजिए क्या हुआ, जीवाणु ने भोजन एवं जल को दूषित कर देते हैं। तो ध्यान देना, जीवाणु ने भोजन एवं जल को दूषित कर देते हैं तो यह दूषित पदार्थ शरीर में प्रवेश कर जाता है। यह दूषित पदार्थ किसमें प्रवेश किया जाता है बेटा?
तो दूषित पदार्थ शरीर में प्रवेश कर जाएगा, और जब ये शरीर में प्रवेश कर जाएगा तो इस कारण क्या हो जाएगा, हमको क्या होगा, विब्रियो कॉलेरा हमारे शरीर के अंदर पहुंच जाएगा, और जब विब्रियो कॉलेरा हमारे शरीर के अंदर पहुंच जाएगा तो हमको समस्या क्या होगा बेटा, उत्पन्न हो जाएगा ना। क्या बेटा, जीवाणु ने बेटा, जीवाणु ने भोजन और जल को दूषित कर दिया। जीवाणु ने क्या किया, पहले भोजन या जल को क्या कर दिया, दूषित कर दिया, उसके अंदर प्रवेश कर दिए, और जब प्रवेश कर दिए तो यह दूषित पदार्थ शरीर में क्या होगा, प्रवेश कर जाता है, जिससे क्या हो जाता है, हमको हैजा या कॉलेरा रोग फैल जाता है। क्या हो गया भाई, चलिए ध्यान देना है बेटा, अगर दूषित पदार्थ शरीर में प्रवेश कर जाता है और इससे क्या हो जाएगा बच्चा, हैजा रोग क्या हो जाएगा बेटा, फैल जाएगा। बोलो यहाँ तक की बात क्लियर है। अच्छा, अब आपसे दूसरी बात होता है बेटा, ये प्रभावित किसे करेगा, तो ध्यान देना है, अगर पूछा जाए तो ध्यान देना, यह छोटी आंत को प्रभावित करता है। क्या करता है बच्चे, तो अगर आपसे पूछा जाए क्वेश्चन किसको प्रभावित करता है, तो ये छोटी आंत को क्या करता है बच्चे, प्रभावित करता है। दूसरी बात बच्चे, अब इसके लक्षण क्या होते हैं बेटा, इसके लक्षण क्या होते हैं, हाँ आइए अब इसके लक्षण की बात करते हैं, इस रोग के लक्षण क्या होंगे। आइए बेटा, अगर लक्षण की बात करेंगे तो सबसे पहली बात तो जानते हैं, एक चीज तो ध्यान देना, लक्षण की बात करेंगे तो बार बार मल त्याग करना पड़ता है। क्या होता है बेटा, बार बार मल त्याग, मतलब बार बार क्या होगा, मल त्याग होगा। इसके अलावा बच्चे क्या होगा, उल्टी आना। क्या होगा बच्चे, देखो बार बार क्या होगा बच्चे, मल त्याग ना होगा, बार बार क्या होगा बच्चे, उल्टी आना होगा। कमजोरी और बेचैनी होगा। क्या होगा, कमजोरी और क्या होगा बच्चे, बेचैनी होगा। कमजोरी एवं बेचैनी, ठीक है, बेचैनी होगा। इसके अलावा बेटा इसमें क्या होगा, मूत्र कम त्याग करेगा, मूत्र कम त्याग करेगा। इसके अलावा बेटा और लिख सकते हैं, मूत्र कम त्याग करेगा। इसके अलावा आंखें जो होंगी ना अंदर की तरफ धस जाएंगी, आंखें क्या हो जाती है इसमें बेटा, अंदर की तरफ धस जाती हैं। आंख अंदर की ओर धस जाती है। आंख क्या होगा बेटा, अंदर की ओर क्या हो जाएगा, धस जाएगा। तो बोलो इतनी बात समझ में आ गई नहीं आ गया। अब बेटा अगर इतनी समझ में आ गया तो इसमें क्या करेंगे बेटा, उपचार क्या होगा, तो उपचार के लिए क्या करना पड़ेगा। देखिए पहली बात तो शर्करा या शर्करा नमक घोल हमेशा, मतलब क्या करना पड़ेगा आपको, ORS का घोल लेते रहिए बेटा। और इसके बाद उपचार की बात करेंगे बेटा, इसके उपचार क्या होंगे, उपचार में हमेशा याद करिएगा ORS का घोल लीजिए, और बाकी डॉक्टर की सलाह पर क्या लीजिए, दवा लीजिए ना। अच्छा, रोकथाम कैसे करेंगे बेटा, तो सबसे बड़ी है ध्यान देना, इसको अगर रोकथाम की बात करेंगे, इस रोग को रोकथाम हमने तो ये देखिए कि इसका इलाज क्या है बेटा, कि आप लोग के एनर्जी में बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन की कंडीशन बनने लगेगी, तो आपको ORS का घोल लेते रहना पड़ेगा, जिससे जल की तरलता शरीर के अंदर बनी रहे। अब इसके साथ साथ अगर आपको चाहे तो समय पे देखो बेटा, कॉलेरा का टीका लगता है, हैजा का क्या लगता है, टीका। क्या होता है बच्चे, टीका। तो आप कह सकते हैं बच्चे यहाँ पे क्या करेगा, समय पर टीका लगवाएं। क्या लगवाएं बच्चे, टीका लगवाएं। टीका लगवाएं बच्चे। और क्या कर सकते हैं बेटा, कॉलेरा को फैलने वाले स्थान पर न जाए, जाहिर सी बात है ना। कॉलेरा जहां फैला है वहां न जाए, है कि नहीं, न जाए। जागरूकता फैलाएं। क्या फैलाए बच्चे, जागरूकता भी फैलाना बहुत जरूरी है। फैलाएं, तो ऐसे बहुत सारे काम हैं जिसको आप चाहेंगे तो करेंगे ना। और सबसे बड़ी बात है बेटा, रोगी के मल को क्या किया जाए, मिट्टी में दबा दिया जाए।
तो इससे क्या होगा ना, जो ये विब्रियो वायरस है ना, कॉलेरी, ये ऊपर नहीं आ पाएगा तो अन्य चीजों में घुल नहीं पाएगा ना। तो ध्यान देना है, मल को मृदा में दबा दिया जाए। तो सबसे बड़ी बात है, मल को क्या किया जाए बेटा, मृदा में क्या किया जाए, दबा दिया जाए ना। तो ये सारे पॉइंट आप क्या करेंगे, याद रखेंगे। तो हमको लगता है कलर से ना, तो पॉइंट आपके लिए बहुत है, आराम से कर ले जाएंगे। चलिए अगले रो की तरफ चले भैया। अगर आप लोग का आदेश हो तो हम अगले रो की तरफ पलायन करें। आइए चलिएगा। अब डालेंगे बेटा, अभी तक हमने किसको समझा है, कालेरा। अब डाले हेडी बनाएंगे टाइफाइड को, जरा जान लेते, बड़ा पॉपुलर है बेटा। दो रोग आप लोग को पढ़ाएंगे, क्योंकि ये दोनों रोग आपकी एग्जाम में नजर से बढ़िया है। टाइफाइड, क्योंकि जानते हैं टाइफाइड जो है जैसे सीजनल हो गया है, हाँ। तो टाइफाइड के बारे में कुछ समझना है थोड़ा सा, और थोड़ा समझना है बेटा किसके बारे में, डेंगू के बारे में। बेटा बात कम करेंगे, पढ़ाई ज़्यादा करेंगे। टाइफाइड, मेरा टारगेट एक ही होता है कि जैसे अगर मैं 40 मिनट भी क्लास लिया, तो 40 मिनट आपने सही से अगर पढ़ा, तो आपके लिए वही उतना सिलेबस को मेंटेन करके रखना, उसे डेली रिवीजन कर लेना भारी पड़ जाएगा। जैसे मैंने जितने रोग पढ़ाए, उस रोग को डेली क्या करिए, रिवीजन करिए, डेली क्या करिए, उसका प्रैक्टिस करिए, समझ रहे हैं, याद करिए, तो आपके लिए वही काफ़ी हो जाएगा। और वैसे 45 मिनट के हर चैप्टर के अगर क्लास मिल रहे हैं, पढ़ाए जा रहे हैं, तो आपके लिए दिन भर के लिए बहुत सारा वर्क हो गया। फिर भी उसके बाद भी आप लोग खाली हो जाते हैं, उसके बाद भी आप खाली जाते हैं। तो ध्यान देना बेटा, सबसे पहली बात, इससे भी वही क्वेश्चन बनेगा बेटा, ये किससे होता है बच्चे, तो ध्यान देना है, ये सेल्मोनेला, क्या होता है, सेल्मोनेला। तो ध्यान देना बेटा, ये किससे होता है, सेल्मोनेला, सेल्मोनेला टाइफी। तो ध्यान दे, इसीलिए बेटा इसका नाम देखो क्या पड़ गया, टाइफाइड पड़ गया, क्योंकि टाइफी बना हुआ चीज क्या, सेल्मोनेला टाइफी जीवाणु जनित रोग है, जीवाणु जनित रोग है बेटा, बात नहीं करेंगे। तो सेल्मोना टाइफी एक प्रकार से क्या बेटा, जीवाणु जनित रोग है। दूसरी बात अगर पूछा जाए बेटा, ये कैसे फैलते हैं, ये फैलते कैसे बेटा है, इनका फैलना कैसे होता है बच्चे। तो फैलने के लिए अगर आपसे मैं कहूँ, तो दूषित जल एवं भोजन के कारण, क्या, दूषित जल एवं भोजन के कारण फैलता है। क्या करता है बेटा, तो ध्यान देना है, दूषित जल एवं भोजन के कारण क्या करता है बच्चे, फैल जाता है। दूसरी बात, अगर आपसे कहे कौन से अंगों को प्रभावित करता है बेटा, अगर आपसे मैं कहूँ कौन से अंग को प्रभावित करता है, पता है आप लोग को, प्रभावित अंग। देखिए छोटी छोटी पॉइंट है, आपको पता होना चाहिए। अगर प्रभावित अंग करेंगे तो ध्यान देना बेटा, किसको, छोटी आंत को प्रभावित करता है बच्चे। अगली पॉइंट करेंगे बेटा, इसके लक्षण क्या होते हैं प्यारे। अगर मैं कहूँ कि इसके लक्षण क्या होते हैं, अगर आपको आ रहा है, तो इसमें लंबे समय तक क्या आएगा, लंबे समय तेज बुखार आएगा, भूख ना लगना, अमाशय की भित्ति पर क्या होना, पीड़ा होना, कब्ज होना ना। तो अगर आपसे कहा जाए तो लंबे समय तक क्या आएगा बेटा, लंबे समय तक बुखार आना, अमाशय में पीड़ा होना, कब्ज बनना। बेटा क्या बनेगा, कब्ज बनेगा। तो कब्ज भी बनना हो गया। अगर अमाशय में पीड़ा की बात करें, पीड़ा होगा, लंबे समय तक क्या होगा बच्चे, बुखार हो जाएगा। और ध्यान देना, इसके साथ साथ बेटा क्या होगा, भूख भी नहीं लगेगा। ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या होगा, तो ध्यान देना है, भूख नहीं लगेगा, भूख नहीं लगेगा। तो ये सभी रोग ध्यान देना, ये सभी इसके क्या होगा बच्चे, लक्षण। तो कौन कौन से लक्षण हो गए, अब ध्यान दीजिए, लंबे समय तक बुखार रहेगा, अमाशय में पीड़ा होगा, कब्ज बनना, भूख नहीं लगना। प्रभावित अंग कौन होगा, छोटी आंत होगा। अब छोटी आंत होगा, डाइजेशन सिस्टम क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। अच्छा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है बेटा, कि बताओ
इसका टेस्ट क्या कराते हैं, इसको टेस्ट जब आपको अगर टाइफाइड हुआ है तो आप लोग कौन से टेस्ट कराते हो? सीबीसी नहीं होगा, ओनली वन इसके लिए टाइफाइड के लिए कौन होता है? विडाल। सीबीसी तो आप देखते हैं कि हमारे पास प्लेटलेट्स की मात्रा कितनी है, ब्लड की मात्रा कितनी है, बट टेस्ट का टेस्ट क्या कराता है बच्चे? तो टेस्ट इसको ध्यान देना क्या कराता है? विडाल। विडाल टेस्ट। विडाल टेस्ट करा देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपके शरीर में अच्छा टाइफाइड है कि नहीं है, क्या है, टाइफाइड है कि नहीं है। अच्छा एक चीज बताऊं आपको, एक जनरल सी बात, कि टाइफाइड हर एक व्यक्ति के शरीर में होता है, टाइफाइड हर एक व्यक्ति के शरीर में होता है, बस हाँ जब तक वो प्रभावित नहीं है तो एक्टिव नहीं, जब तक नहीं है तभी तक आपको असर नहीं करेगा, और थोड़ा जैसे आपका शरीर कमजोर होगा एक्टिव हो जाएगा। कुछ नहीं निकला शरीर में, बुखार अगर लगा है तो टाइफाइड होना तय है। और टाइफाइड की सबसे बड़ी बात है, टाइफाइड एंड डेंगू ये दो के दोनों कंडीशन बेटा, एक तो ये होगा बेटा बुखार होगा, ये समझ लो, शरीर में ऐठन, शरीर में ऐठन। जैसे बेटा अगर आपसे बताऊं जिस इसमें क्या होगा ना, अगर आपको टाइफाइड है तो ऐसे सो के उठेंगे ना, जैसा लगेगा पूरा शरीर टूट रहा है, तो खूब शरीर को ऐठेंगे, ऐसे ऐसे आप करेंगे, पैर में आपके ऐठन रहेगा, पैर दर्द करेगा, तब शरीर में पूरे दर्द बना रहेगा, ये भी एक पहचान इसकी है। समझ रहे हैं? ये सारी बात हमने किससे कर लिया बच्चे? हमने सारी बातें कर लिया किससे? टाइफाइड से। तो टाइफाइड से लेकर यही क्वेश्चन बनेगा बेटा, किससे होता है? सैल्मोनेला टाइफी से बनता है, इसलिए इसका नाम देखो टाइफी हो गया, टाइफाइड हो गया। अच्छा इनको याद भी नहीं करना है आप लोग को, क्यों? टाइफाइड है, टाइफाइड से टाइफी ढूंढ लो, सैल्मोना टाइफी, टाइफी के आगे जो भी लगा होगा काम हो जाएगा। फिर किससे फैलता है? दूसरी जल एवं भोजन के कारण फैलता है। इसका टेस्ट क्या कहलाता है? विडाल टेस्ट कहलाता है। अगर प्रभावित अंग पूछेंगे तो छोटी आंत को प्रभावित करता है। क्या इसके लक्षण? ये लक्षण है। अब भैया टेस्ट जब हो जाएगा तो इलाज भी आप कहेंगे क्या होगा? तो देखिए इलाज क्या करना है, इलाज क्या करना है, तो इलाज में क्या करना है आप लोग को? डॉक्टर के पास जाना है। ऐसे सुबह सुबह मैं भी देखता हूँ पेशेंट, आप लोग भी आ सकते हैं, पर मेरा चार्जेस बहुत ज़्यादा है ना, क्योंकि मैं 50 रुपये मेरा फीस रसीद है, 50 रुपये फीस रसीद है, और मैं केवल 2 ही घंटे देखता हूँ पेशेंट, सुबह 6 से 8। तो आपको भी अगर कोई समस्या होता है पास पड़ोस में तो आ सकते हैं, 50 रुपये फीस है, बाकी जो दवा फीस होगा अलग होगा। समझ रहे हैं? हाँ मैं बस देखता हूँ, समझ रहे हैं ना, मैं सिर्फ देखता हूँ कि आपको टाइफाइड हुआ है कि नहीं है, देख लिया काम खत्म। चलिए संदेश, देखिए कब्ज का मतलब होता है शरीर में जैसे खाना ना पचना, ऐसा लगता है ना हमेशा जैसे बना खुम्मा टाइप का होना, पूरी तरीके से पेट का ना साफ होना। समझ रहे हैं? मतलब हमेशा ऐसा लगेगा कि अंदर कुछ न कुछ है, अभी फिट नहीं। चलिए बोलो प्यारे, यहाँ तक की बात हो गई? किसी कोई समस्या, कोई दुख तकलीफ, किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं है? बीमारी से होगा तो फिर इलाज तो ही है ना आपके पास, तो मैंने तो बता दिया आपको ना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आइए तो यहाँ तक की बात हो गई, तो अब डालेंगे बेटा अतिसार पेचिस, जिसको बोलते हैं डायरिया। डायरिया रोग होता है ना, जानते नहीं डायरिया रोग के बारे में आप लोग? डायरिया रोग ढेर समस्या है, इसमें दस्त, खूनी खूनी दस्त होगा, पानी की कमी हो जाएगी इसमें भी। हाँ बेटा डायरिया डालेंगे, अगला रोग डायरिया। आइए स्टार्ट करते हैं, अगला रोग डायरिया बच्चे। इसको बोलते हैं बेटा हम लोग क्या बोलते हैं? अतिसार पेचिस। क्या बोलते हैं? अतिसार पेचिस, या इसे बोलते हैं बेटा डायरिया। अब देखो प्यारे, अगर मैं आपसे कहूँ अब ये रोग है तो इसमें भी वही सारे पॉइंट दिखने हैं कि सबसे पहले किससे होता है। एक ऐसे होता है बेटा, इसके लिए बच्चा वही आपको इसका जो रोग होता है ना बेटा, इसका जो जीवाणु तो मैंने आपको पढ़ा चुका हूँ, अगर याद हो तो मैंने बेटा आपसे बताया था ई कोलाई, ई कोलाई बैक्टीरिया बताया था, ई कोलाई जीवाणु, समझ रहे हो? तो ध्यान दें बच्चे, जो ई कोलाई या सेल्मोनेला, ध्यान देना ई कोलाई या, बच्चे बात नहीं करो, क्या हुआ भैया? सेल्मोनेला, ध्यान देना ये जीवाणु किसे होता है? सेल्मोनेला।
सैल्मोनेला टाइफी। ध्यान देना बच्चे, तो ये ध्यान देना, ये भी रोग क्या होता है, सैल्मोनेला जीवाणु जीवाणु जनित रोग है। तो बच्चे ध्यान देना, यह ई कोलाई या सैल्मोनेला जीवाणु जनित क्या है बच्चे, रोग है। मतलब ई कोलाई के बारे में मैंने आपको बताया था जब पढ़ा रहा था, क्या आपको आनुवांशिकता चैप्टर पढ़ा था, ओ डीएनए आरएनए वाला चैप्टर जब पढ़ा रहा था आपको ना, आनुवांशिक जो विविधता वाला टॉपिक, उसके जस्ट उसके बाद वाला, तो मैंने आपको पढ़ा रहा था, तो वहां पे इनके बारे में बेटा समझाया था, ई कोलाई के बारे में, ई कोलाई का एग्जाम्पल लिया था, याद आ रहा है ना। तो ध्यान देना बच्चे, ई कोलाई या सैल्मोनेला जीवाणु जनित क्या है बच्चे, ये रोग है। दूसरी बात, ये भी कैसे फैलता बेटा, तो ये ध्यान देना है, ये भी बच्चे ध्यान देना है, दूषित जल एवं भोजन से फैलता है। किससे फैलता है बेटा, तो दूषित जल एंड भोजन से क्या होता है बच्चे, ये फैलता है। और सबसे बड़ी बात है बेटा, इसका लक्षण क्या है, इसका लक्षण क्या है, इसमें लक्षण क्या होगा बेटा, ध्यान देना है, दस्त, पहले बात दस्त आएगा, दस्त लगातार होगा, लगातार, एवं खूनी दस्त भी होगा। कैसा होगा बेटा, खूनी दस्त, मतलब मल के साथ क्या होगा, ब्लड भी आएगा, मल के साथ क्या आएगा बच्चे, ब्लड भी आएगा। इसके बाद ध्यान देना बच्चे, दूसरी बात क्या हो जाएगी बेटा, इसमें दूसरी बात हो जाएगा पानी की कमी, पानी की कमी। और सबसे बड़ी बात है बेटा कि मल के साथ साथ गंध, तो मल में बहुत ज्यादा विषैला गंध महसूस होगा, क्यों, क्योंकि इनकी संख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, ई कोलाई का या सैल्मोनेला का संख्या बढ़ जाती है, तो इसी को बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, डायरिया। तो डायरिया बारे में बहुत ज्यादा नहीं जानना है, इतना हमारे डायरिया के बारे में क्या बच्चे पर्याप्त है, ठीक है। चलिए, हो गया बच्चे सभी लोग, बताओ भाई, सभी लोग का हो गया, तो आगे बढ़े हम लोग। चले, आइए बेटा, अब आइए हम लोग डालेंगे बच्चे, क्या डालेंगे, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोग है, इसको बढ़िया समझना है, और इसमें समय लेंगे, आज भी पढ़ाएंगे और इसी रोग को कल भी पढ़ाएंगे, तब जाके ये रोग समाप्त होगा ना, मलेरिया। क्योंकि मलेरिया रोग आपके एनसीईआरटी में विधिवत उसका कालचक्र को भी समझाया है, तो मलेरिया रोग के कालचक्र को भी तो समझाना आप लोग के। तो चलिए बच्चे, तो डालिए हेडिंग, मलेरिया। क्या डालेंगे बच्चे, आइए मलेरिया रोग को देखते हैं। सबसे पहली बात है बेटा कि जो मलेरिया रोग होता है वो होता किससे, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे लिए है कि मलेरिया रोग होता किससे है। तो प्यारे ध्यान देना है, मलेरिया रोग जो होता है बेटा, ये किससे होता है, तो ध्यान देना, प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ से होता है। किससे होता है, प्लाज्मोडियम, ध्यान देना, प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम नामक नामक प्रोटोजोआ जोआ से होता है। अच्छा, सबसे बड़ी खूबसूरती की बात ध्यान देना, ये प्लाज्मोडियम जो प्रोटोजोआ होता है ना, डायरेक्ट बॉडी में इंटेक्ट नहीं होता है, ये डायरेक्ट हमारे शरीर में नहीं पहुंच पाता है, इसको पहुंचने के लिए कोई ना कोई क्या होगा, माध्यम की आवश्यकता पड़ेगी। तो कैसे शरीर में पहुंचेगा, जरा ये देखते हैं। तो ध्यान देना बेटा, ये ध्यान देना है, जो प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ से होता है, और जो मलेरिया पहुंचता है, ये किससे होता है, इसका वाहक कौन होता है बेटा, तो मादा एनाफिलीज मच्छर। क्या होता है, मादा एनाफिलीज मच्छर के द्वारा मनुष्य के शरीर में प्रवेश करता है। तो बेटा याद रखिएगा
कि मादा एनाफिलिस मच्छर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये बेटा क्या करता है, ये कह सकते हो वाहक का काम करता है। क्या करता है बच्चे, वाहक का कार्य करता है। वाहक का कार्य का मतलब क्या होता है कि ये क्या करेगा, प्लाज्मोडियम जो होता है, जो प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ होता है ना, उसे क्या करेगा, प्राप्त करेगा। क्या करेगा बच्चे, प्राप्त करेगा। अब प्राप्त करने के बाद क्या करेगा, किसी व्यक्ति को जब काटेगा तो प्लाज्मोडियम को उसके अंदर क्या करेगा, इंटेक्ट करा देगा, उसके बॉडी के अंदर क्या करेगा, डलवा देगा। जब डाल देगा तो यही प्लाज्मोडियम कहाँ पहुंच जाएगा, हमारे मानव शरीर के अंदर। अब यही प्लाज्मोडियम जब मानव शरीर के अंदर पहुंच जाता है तो ये कहाँ पहुंचेगा पहले बेटा, तो ये पहुंच जाएगा कहाँ, लीवर के पास, और लीवर से फिर कहाँ पहुंच जाएगा, ब्लड के अंदर, और ब्लड के अंदर ही जाकर आरबीसी के अंदर चला जाएगा। ब्लड के अंदर भी कहाँ चला जाएगा, आरबीसी के अंदर, और आरबीसी के अंदर अपनी संख्या को बड़ी तेजी से क्या करेगा, बढ़ाएगा। समझ रहे हैं, बड़ी तेजी से संख्या को क्या करेगा, ये बढ़ाएगा, और क्या करेगा, समस्या उत्पन्न करेगा। तो पहले ये जानते हैं बेटा कि थोड़ी सी इसको समझने से पहले हम लोग ये देखते हैं कि जो प्लाज्मोडियम होते हैं ना बच्चे, इनके प्रकार। तब प्लाज्मोडियम ध्यान देना बेटा, प्लाज्मोडियम कुल 4 प्रजाति हुए। प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम के कुल 4 प्रजातियां हैं। अब प्लाज्मोडियम की बेटा जो कुल 4 प्रजातियां हैं, कौन कौन सी 4 प्रजातियां आप लोग को पता होना चाहिए। तो ध्यान, प्लाज्मोडियम सब में लगा रहेगा बेटा, प्लाज्मोडियम क्या रहेगा, सब में लगा रहेगा। तो एक तो कौन होगा बेटा, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। क्या होगा बेटा, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स हो जाएगा। प्लाज्मोडियम, ध्यान देना बेटा, प्लाज्मोडियम क्या हो जाएगा, तो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स हो जाएगा। प्लाज्मोडियम EI, प्लाज्मोडियम मलेरियाई हो जाएगा बेटा, प्लाज्मोडियम मलेरियाई हो जाएगा, और फिर ओएली होगा, और फिर इसके बाद क्या होगा, अगर चौथा जो होगा जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम लोग बच्चे, फैल्सीपेरम। क्या बोलते हैं, फैल्सीपेरम। क्या बच्चे, हाँ तो लिख रहे हैं ना बच्चे, 4 होते तो लिख रहे हैं, क्या परेशान हो रहे भाई। हाँ नहीं नहीं, मैंने बताया है प्लाज्मोडियम ओएली। तो ध्यान देना, प्लाज्मोडियम क्या होता है बच्चे, हमारे पास ओएल होता है, और चौथा हो जाता है प्लाज्मोडियम क्या होगा, फिर फैल्सीपेरम। तो ध्यान देना है, ये प्लाज्मोडियम कुल कितनी प्रजातियां होती है बेटा, 4। कौन कौन सी होती है आप लोग को समझ आ रहा है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स हो जाता है। कौन हो जाता है बेटा, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स हो जाता है, और प्लाज्मोडियम मलेरियाई हो जाता है, प्लाज्मोडियम ओएली हो जाता है, और प्लाज्मोडियम क्या हो जाता है, फैल्सीपेरम। अच्छा, कभी कभी बच्चे इनसे भी क्वेश्चन आपसे बन जाता है, कभी कभी इनसे भी क्वेश्चन बन जाता है, जो प्लाज्मोडियम होता है ना वाइवेक्स, इसकी मृत्यु दर सबसे अधिक होती है। और पूछा जाए वाइवेक्स, ये क्या बेटा, इसकी मृत्यु दर अधिक होती है। इसकी मृत्यु दर क्या होती है बेटा, अधिक होती है। और सबसे बड़ी बात है, सबके बारे में एक क्वेश्चन बनता है बेटा, क्या होता है कि ध्यान देना है, यह जो जाति है ना, यह जाति भारत तथा ट्रॉपिकल में पाई जाती है। ये जो प्लाज्मोडियम की जाति है, वाइवेक्स होती है, ये भारतीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, इनके बारे में अगर क्वेश्चन बनना चाहे बेटा, तो ये ध्यान देना, कहाँ पाए जाते हैं, याद रखिएगा, यह ध्यान देना, यह भारतीय क्षेत्र में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है बेटा, भारतीय क्षेत्र में पाया जाता है। और जब ये शरीर के अंदर पहुंचता है ना, तो 48 घंटे में बुखार आता है। क्या, 48 घंटे में बुखार, मतलब ये शरीर के अंदर जाकर कुल 48 घंटे के बाद अपना असर दिखाना क्या हो जाएगा, चालू हो जाएगा। कौन हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा ना। ये ध्यान देना, 48 घंटे बाद अपने बुखार को क्या करता है बेटा, दिखाता है ना। अगर यही प्लाज्मोडियम मलेरियाई की बात करेंगे बेटा, अगर ये बात करेंगे, तो ये ध्यान देना कितने घंटे बाद बुखार दिखाएगा, तो 72 घंटे बाद बुखार आता है। इसमें कितने घंटे बाद बुखार आएगा, इसमें याद कर लीजिएगा, 72 घंटे के बाद बुखार आता है। कितने घंटे बाद आएगा बच्चे,
72 घंटे के बाद बुखार आएगा। और अगर वहीं ओएली की बात करेंगे बेटा, जो हमारे पास क्या होता है ओएली, तो ओएली में भी बुखार कितने घंटे बाद आता है? 48 घंटे बाद। यहाँ पे कितने घंटे बाद बेटा? तो ध्यान देना है 48 घंटे के बाद। तो यहाँ पे कितने घंटे बाद आएगा बेटा? 48 घंटे के बाद बुखार आएगा। और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो बनेगा बेटा, ये किससे बनता है? प्लाज्मोडियम फेल्सीफेरम से। प्लाज्मोडियम फेल्सीफेरम से क्यों बनता है बेटा? तो ध्यान देना, इसकी क्वेश्चन नहीं मिल जाना, इसे ध्यान देना बेटा, इसे प्रमस्तिष्क मलेरिया, इसे प्रमस्तिष्क मलेरिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रमस्तिष्क। ध्यान देना, सबसे पहली बात है यह सर्वाधिक हानिकारक होता है। सर्वाधिक क्या होता है बच्चे? हानिकारक होता है। दूसरी बात बेटा, ये सर्वाधिक कैसा होगा बच्चे? हानिकारक होगा। और उसके साथ बेटा इसमें सबसे बड़ी खास पॉइंट होता है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्रमस्तिष्क मलेरिया कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? प्रमस्तिष्क मलेरिया ना, प्रमस्तिष्क मलेरिया, मलेरिया या सिर्फ मलेरिया भी बोलते हैं, मलेरिया कहते हैं। इसमें 48 घंटे के बाद 48 घंटे के बाद बुखार आता रहता है। अब इसका अभिप्राय क्या है बेटा? मतलब ना 48 घंटे बाद जैसे बुखार है, 48 घंटे बाद बुखार एक बार आ गया ना, तो फिर 3 दिन बचेगा, फिर 48 घंटे बाद बुखार आ जाएगा। जैसे बोलते हैं तिसरिया बुखार, आप लोग के गाँव भाषा में बोलता है ना, मियादी बुखार है, तिसरिया बुखार पकड़ लिया इसे। 48 घंटे के बाद बुखार आता मतलब इसी प्रत्येक रोगी को 48 घंटे बाद क्या होगा? बुखार आता रहेगा। पुनरावृत्ति इसकी होती रहती है, इसीलिए कहते ना इनका तिसरिया बनवाए थे, कि हर तीसरे दिन बुखार आ रहा है बच्चे ना। तो ध्यान देना, इनके बारे में कुछ ये फीचर पॉइंट है, तो आप इसको याद कर सकते हैं बेटा। तो ध्यान देना बच्चे, अगर देखा जाए इसमें प्रत्येक 48 घंटे बाद बुखार आता रहता है, इसलिए बेटा इसे हम लोग ध्यान देना तिसरिया बुखार भी कहते हैं। तो ये बताओ, इतनी बात तो क्लियर हो गया? बोलो इतनी बात, किसी कोई समस्या है? किसी बच्चे को यहाँ तक की कोई समस्या हो तो बताओ, नहीं फिर आगे बढ़े हम। तो आप समझ गए। तो प्लाज्मोडियम कुल कितने प्रजातियां होते हैं बेटा? 4। और इसी प्लाज्मोडियम से कौन सा रोग होता है? मलेरिया। और मलेरिया को हमारे शरीर में जो प्लाज्मोडियम उसे पहुंचाता कौन है? तो प्लाज्मोडियम को हमारे शरीर के अंदर पहुंचाता कौन है प्यारे? तो आप कह सकते हो कौन पहुंचाएगा बेटा? मादा एनाफिलिस पहुंचाएगा। और जो प्लाज्मोडियम उसके कुल कितने प्रजाति होते हैं? तो 4 होते हैं। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स होता है, प्लाज्मोडियम मलेरियाई होता है, प्लाज्मोडियम ओवेली होता है, और प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम होता है। ठीक है। अब देखिए, जो प्लाज्मोडियम वाइवेक्सी होता है, इसकी मृत्यु दर अधिक होती है, बड़ा जल्दी समाप्त हो जाता है। यह भारतीय क्षेत्र में पाया जाता है, और 48 घंटे में इसका क्या होता है? बुखार आता है। मतलब एक बार शरीर में चला गया तो 48 घंटे बाद रिएक्शन इसका क्या हो जाएगा? चालू हो जाएगा। समझ रहे हैं? और यहीं पर जो प्लाज्मोडियम मलेरियाई होता है, इसमें कितने देर घंटे बाद बुखार आता है? 72 घंटे बाद असर दिखाएगा ये। मतलब कि चला जाएगा 5 48, हाँ समझ लीजिएगा। तो 48 गुना 72, मतलब 2 दिन में बुखार का असर इसमें, मतलब 24 गुना 48, 3 दिन के बाद बुखार दिखाई देना चालू हो जाएगा। इसमें डेली लगभग देखेंगे तो दूसरे दिन इसमें बुखार लगा रहेगा। समझ रहे बच्चे? तो याद रखिएगा इनके बारे में विशेषता ये। अच्छा बताइए बेटा, प्लाज्मोडियम का जो जीवन चक्र होता है ना, 2 होस्ट के अंदर पूरा होता है। मतलब इसकी जो जीवन चक्र होती है, जब किसी रोग को फैलाता है तो कितने स्टेप में संपन्न होती है? तो 2 स्टेप में। तो ध्यान देना है। और अगला पॉइंट की बात करेंगे तो प्लाज्मोडियम का जीवन चक्र 2 होस्ट में संपन्न होता है। अगर आपसे पूछा जाए तो प्लाज्मोडियम का जो जीवन चक्र है वो कितने होस्ट में संपन्न होता है? 2 होस्ट में। तो किसमें होगा? एक तो आप लोग जानते हैं किसमें होगा बेटा? मादा एनाफिलीज। किसमें होता है बेटा? मादा एनाफिलीज। और दूसरा फिर किसमें होगा बच्चे? मनुष्य। तो अच्छा, आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा है यहाँ से कि जब यही प्लाज्मोडियम कहाँ जा रहा है? यही प्लाज्मोडियम बेटा कहाँ चला जा रहा है? तो आप कह सकते हो कि ये प्लाज्मोडियम चला जा रहा है पहले कहाँ पे? मादा के अंदर चला जा रहा है। कहाँ चला जा रहा है? मादा के अंदर। मैं दिख रहा हूँ नहीं कैमरे में? मैं कैमरे में दिख रहा हूँ? चलिए, काम चल जाएगा।
अच्छी बात है। तो मादा एनाफिलीज कहाँ चला जाए? पहले मादा एनाफिलीज के अंदर जाएगा, फिर यही मादा एनाफिलीज जब हमको काटता है या किसी मानव को काटेगा, शरीर को काटेगा, तो उसमें चला जाएगा। तो इंपॉर्टेंट मुद्दा है कि मादा एनाफिलीज जो प्लाज्मोडियम है, क्या मच्छर के अंदर भी मलेरिया रोग उत्पन्न करता है कि डायरेक्ट बस मनुष्य में होता है? अगर मच्छर के अंदर उत्पन्न नहीं करता है तो क्यों नहीं करता है ही नहीं है? फिर मनुष्यों के अंदर इसका इम्पैक्ट काहे ज़्यादा होता है, समझना पड़ेगा। तो ध्यान दीजिए बेटा, तो ये समझने के लिए आपको बने रहना है अगले एपिसोड में, जिससे आपको पता चलेगा कि कल आपको कि मलेरिया रोग कैसे मानव शरीर के अंदर होता है और क्या इसकी प्रक्रियाएं होती है। क्योंकि ऐसा है ना कि स्टार्ट कर देंगे हम, पर आपका क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा स्कूल जाने का। अब इस कारण से मैं चालू नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि इसको बीच में फिर छोड़ दूंगा तो डिसकंटिन्यूड हो जाएगा। तो मैं कल क्या करूँगा, पूरी रोग को ही अच्छी तरीके से समझा दूंगा। क्यों? क्योंकि आपके एनसीईआरटी में इसके क्वेश्चन को पूछने जाने की प्रबल संभावनाएं हैं, है कि नहीं है? तो कोई बात नहीं, तो आज ये छोटा क्लास ही रहेगा। आज क्लास को यहीं रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।